आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। जहां इजराइल और फिलिस्तीन का मसला पूरी दुनिया के लिए तवज्जो का मरकज बना हुआ। पूरी दुनिया ये सांस रोक करके इस बात का इंतजार कर रही है और ये सोच रही है कि जो कुछ हो रहा है इस वक्त इजराइल और फिलिस्तीन के सिलसिले में, उसका नतीजा क्या होगा, उसका अंजाम क्या होगा और ये जंग कब तक चलेगी, ये लड़ाई कब तक चलेगी। उधर महमूद अब्बास ने अपने बेटे को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया। गोया कि फिलिस्तीन में बादशाहत शुरू हो गई है, वहां डेमोक्रेसी खत्म हो गई। ये हालात है, एक तरफ जंग का माहौल है, दूसरी तरफ जश्न का माहौल, वहां बादशाहत तकसीम की जा रही। ये क्या है, क्यों ऐसा है? बहुत ही अफसोसनाक है। कुछ अपडेट्स हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा और जाहिर है कि ईरान में जो हादसा पेश आया उसकी हकीकत क्या है, वो ब्लास्ट कैसा है। अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है उसमें, उस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। और इसके साथ साथ इजराइल के अंदर जो कुछ हो रहा है और हमास किस तरह से ताकतवर हो रहा है, हमास को कमजोर नहीं समझना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि इजराइल कतई तौर पर हमास को कमजोर नहीं समझ रहा, हमास को कमजोर नहीं मान रहा है। सबकी नजरें अगर देखा जाए तो इधर हिंदुस्तान और पाकिस्तान पर भी टिकी हुई। ईरान ने पहले ही कह दिया है सालिसी के लिए कि हम मीडिएशन के लिए तैयार हैं, हम बातचीत करवाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इजराइल जो है वो जाहिर है कि जंग की अगर कोई ऐसी बात है, हम हर तरह से ईरान के साथ है, खैर अच्छी बात है। इजराइल अगर साथ देने की बात कर रहा है तो बड़ी अच्छी बात है कि इजराइल ये बातें कर रहा है। इसके साथ साथ हूती की बात, हूती ने आज फिर इजराइल पर हमला किया, मिसाइल से हमला किया है। हालांकि इजरायली अथॉरिटी का दावा यह है कि वो हमला जो है वो रोक लिया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि वो हमले को जो एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का उसने रोक लिया है, ऐसी बात सामने आ रही है। तो ये सरसरी तौर पर मैंने एक हेडलाइन के तौर पर ये खबरें आपकी खिदमत में पेश की। और जाहिर है कि ये ऐसी खबरें है जो तमाम लोगों तक पहुंच गई होंगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अहम ये जिस पर चर्चा होनी चाहिए, और खास तौर से अगर हम ईरान की पहले बात कर लें, जो धमाका हुआ और उसके बाद जो ईरान की बातचीत हुई है अमेरिका से, उस पर डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना। अब यहां पे देखिए कि ईरानी बंदरगाह पर विस्फोट हादसा या मिसाइल ईंधन की खेप को किसी ने बनाया निशाना, किसने बनाया निशाना, ये सवाल जो है ये है। खेप को दहल उठा ईरान, 14 मौत, अब तो और ज्यादा लोगों की मौतें हो गई, इनकी तादाद जो है वो बढ़ गई है। लेकिन सवाल ये है कि ये हादसा हुआ कैसे, इसके पीछे कौन है। हालांकि अभी मैं जब ईरान एजेंसी को देख रहा था तो वहां की जो तर्जुमान है वजारत खारजा की, उन्होंने ये बताया है कि अब वहां के हालात जो है वो ठीक है, हालात जो है वो कंट्रोल में हैं।
वहां कोई खतरे वाली बात नहीं है, ऐसी खबर वहां से आई है। दरअसल जब भी कोई ऐसा वाकया होता है तो एक डर तो रहता है, एक खौफ तो रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस पे किसी दुश्मन ने हमला किया हो, और खास तौर से ईरान, क्योंकि ईरान में आप जानते हैं कि जब हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ तो उसमें ईरान के प्रेसिडेंट और वहां के जो वजीर खारजा, तो वो सब वहां पे मारे गए थे। एक बड़ा हादसा हुआ था। अभी भी उसको ये समझा जाता है कि वो भी कोई नॉर्मल हादसा नहीं था, बल्कि उसके पीछे कोई साजिश थी। लेकिन ईरान ने बहरहाल उसे अभी कोई बहुत ज्यादा उस पर बात नहीं की, लेकिन लोग और तजिया निगार ऐसा तस्वुर करते हैं। यहाँ फातिमा महाजरीन ने एक पैगाम में कहा है कि शहीद रजाई पोर्ट पर लगने वाली आग पर काबू पाने के लिए कोशिशें जारी हैं। अभी भी वहां पे कोशिश की जा रही है। उनका कहना था कि सूरत हाल काबू में है और आग पर 80% तक काबू पा लिया गया है और बाकी 20% पर काबू पाने की कोशिश जारी है। यानी आग जो है वो बहुत भयंकर तरीके से लगी थी, बहुत जबरदस्त तरीके से आग वहां पे लगी थी, ऐसी इस रिपोर्ट से कम अंदाजा हो रहा है। और देखिए उन्होंने क्या कहा कि फातिमा महाजरानी ने 27 मई 2025 को बरोज इतवार एक सोशल नेटवर्क पर एक पैगाम शाया किया, जिसमें मुतासरीन की ताज़ा तरीन सूरत हाल और शहीद रजाई पोर्ट पर आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पाने के लिए जारी कोशिशों के बारे में एक रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि मैंने यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के वजीर हिलाल अहमद, सोसाइटी के चीफ और नायब वजीर सेहत से बात की है और सूरत हाल काबू में है। आग पर काबू काफी हद तक काबू पाया जा चुका है और बाकी यानी 80% पर जैसा कि फिर और 20% पर अभी कोशिशें जारी हैं। हुकूमती तर्जुमान ने मजीद कहा कि 1139 अफराद को तिब्बी मराकज रेफर किया गया है, जिनमें से कुछ को एयरलाइंस के जरिए शिराज और यहाँ पे आप देखें लारिस्तान भेजा गया है। तमाम महकमे पूरी तनदही से रिलीफ फोरम काम कर रहे हैं, यानी 1200 के करीब लोग, यानी बड़े पैमाने पे लोग उसमें जख्मी हुए। और जाहिर है कि अगर 1200 लोग जेर इलाज हैं और वहां पे 14 नहीं बल्कि अब खबर ये आ रही है तकरीबन 2 दर्जन लोग इस हादसे का शिकार हुए, हादसे में मारे गए, ऐसी खबर है। तो ये अपने आप में ईरान के लिए एक बहुत बड़ी खबर है और ईरान का ये एक बहुत बड़ा हादसा है। और ये भी खबर है कि ईरान इस पूरे मामले की जांच कर रहा है, इस पूरे मामले को देख रहा है कि इसके पीछे कौन हो सकता है, कौन जो है वो इस तरह के हादसे को अंजाम दे सकता है। ऐसा यहाँ पे बात आ रही है। अब यहाँ पे एक और जो खास तौर से मैं बताऊं कि जहां एक तरफ ये जो तीसरी, अब मैं चल रहा हूं जरा बात करूंगा जो ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात हुए उस सिलसिले में बात करूंगा। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, मैं सबका खैर मकदम करता हूं। हमारे साथ जो जुड़े मोहम्मद अरशद खान साहब, अजमल अबरार साहब, मोहम्मद जहांगीर पाशा साहब, फिरोज खान साहब और जयदीप सिंह मुंदेला साहब, यूनुस चोड़वारा साहब, फिरोज खान, बशीर अहमद बाबा खान, तौफीक अहमद, जयदीप सिंह मुंदेला, अमित शुक्ला पाठशाला, डोंग कुमार, वो और दोस्त जो जुड़ते हैं हमारे न्यूयॉर्क से, वो फिरोज खान, नूर सर, मोहम्मद रईस, मोहम्मद मुन्ना, ये तमाम लोग हमसे जुड़े हैं। और अबुल कलाम मंसूरी वो जुड़ गए, मोहम्मद अरशद, ये तमाम सारे लोगों का मैं इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। और मैं आगे बढ़ूंगा। खास तौर से मुज़ाकरात की अगर बात की जाए तो मैं सबसे पहले ईरान ने क्या कहा और उसके बाद
اس سلسلے میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کیا کہنا ہے. اور پھر میں بات کروں گا کہ دیکھیے بات صرف ایران اور امریکہ کے مذاکرات کی نہیں ہے، بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ اس مذاکرات میں فلسطین کہاں ہے، اسرائیل کہاں ہے، اور اسرائیل میں جو گھبراہٹ ہے، اسرائیل میں جو بے چینی ہے، اور خاص طور سے نیتن یاہو، اس پر چرچا بہت ضروری ہے. اس پر بات میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے. یہ مذاکرات کا انداز اور رفتار اطمینان بخش ہے. یہ کل بھی، لیکن آج اس پہ تفصیل سے خبر آئی ہے، تو میں سوچ رہا ہوں کہ وہ تفصیلات آپ کی خدمت میں ضرور پیش کر دی جائے، جو یہاں پہ ہمیں ہمارے سامنے ہے، اور بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے، بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے اس پہ. اور پھر ہم کچھ اپڈیٹس بھی دیں گے، خاص طور سے جو یہاں ٹویٹر ہینڈل پر جو اپڈیٹس ہیں، اور پریس ٹی وی کے بالکل تازہ ترین جو اپڈیٹس ہیں، اس پر بھی ہم آئیں گے، اس پر بھی بات چیت کریں گے. لیکن یہ تھوڑی سی جو تفصیلات ہیں وہ ضرور آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیے کہ وہ تفصیلات کیا ہیں. تو سب سے پہلے میں یہاں پہ جو ایران نے مذاکرات میں کہا ہے، تو اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ یعنی ودیش منتری اور ایران امریکہ بالواسطہ مذاکرات میں ایرانی ٹیم کے سربراہ سید عباس عراقچی نے عمان کے دارالحکومت مسقط میں مذاکرات کے تیسرے دور کے بعد صحافیوں کے سوالوں کے جواب دیے. انہوں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں شہید رجائی بندرگاہ کے حادثے اور چند ایرانی ہم وطنوں کے جاں بحق یعنی مارے جانے کے سانحے پر تشویش تعزیت پیش کی اور زخمیوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا. سید عباس عراقچی نے مسقط میں صحافیوں کے ساتھ بات چیت میں حکومت عمان کے ثالثی اور مذاکرات کے لیے ماحول فراہم کرنے کے حوالے سے اقدامات کی قدردانی کی ستائش کی. انہوں نے کہا کہ اس بار کے مذاکرات گزشتہ مذاکرات سے زیادہ سنجیدگی کے ساتھ انجام پائے، اور ہم نے بعض موضوعات میں زیادہ تفصیل سے اور زیادہ تکنیکی گفتگو کی ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ایک کے بعد ایک یہ جو مذاکرات ہے اس میں بڑا مثبت رول آ رہا ہے. اب یہ جو مثبت رول آ رہا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، ظاہر ہے کہ یہ اسرائیل کی بے چینی کو بڑھائے گا. یہ جو نیتن یاہو ہیں ان کی بے چینی کو یہ بڑھائے گا مذاکرہ، کیونکہ سب سے زیادہ اگر کوئی اس بات سے متاثر ہوگا کہ ایران اور امریکہ کے ریلیشن بنتے ہیں تو وہ اسرائیل ہوگا. وہ جو نیتن یاہو ہوں گے وہ ہوں گے، کیونکہ اس کے بعد اگر ایران اور امریکہ میں مصالحت ہوتی ہے، اگر ان میں بات بن جاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ سب سے پہلے جو ٹارگٹ ہوگا وہ اسرائیل ہوگا، اور اسرائیل میں جو سب سے زیادہ ٹارگٹ ہوں گے وہ نیتن یاہو ہوں گے. اور اگر بات بنے گی تو ظاہر ہے کہ نیتن یاہو کو سب سے پہلے ہٹایا جائے گا، اور ان کی جگہ کس کو لایا جائے گا، کیا ہوگا، یہ ایک بات کی بات ہے. لیکن یہ بالکل طے ہے کہ ایران جو ہے قطعی طور پر نیتن یاہو کو چھوڑنے والا نہیں ہے، نیتن یاہو کو معاف کرنے والا نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر جو بات ہوگی وہ فلسطین کی بات ہوگی. یعنی یہ آپ مان کے چلیے کہ ایران جو ہے وہ فلسطین کو نظر انداز نہیں کرے گا، ایران جو ہے وہ لبنان کو نظر انداز نہیں کرے گا. ایران جو ہے اس دوران جو یمن کا ہے اس سے بھی بات چیت کر رہا ہوگا کہ جو ہوتی ہیں جس طرح کے حملے ہو رہے ہیں، لیکن ہوتی بھی جوابی کارروائی کر رہا ہے. آج اسرائیل پر بھی حملہ کیا ہے، اور ریڈ سی میں جو اسرائیل اور امریکہ کہ جو وہاں پہ جہاد ہے اس پر بھی حملہ کیا ہے، تو وہاں پہ مقابلہ جاری ہے. اب میں آگے پڑھتا ہوں کہ کیا پازیٹیو رہا ہے. تو یاد دیکھیے ایران کے وزیر خارجہ نے بتایا کہ مذاکرات کے اس دور میں ماہرین کی موجودگی بہت مفید رہی ہے، اور ہم نے کئی بار تحریری طور پر نظریات کا تبادلہ کیا، یعنی رد و بدل کیا.
उन्होंने कहा कि बिलवास्ता मुज़ाकरात में तकनीकी यानी अभी बराह रास्त जो है मुलाकात करके नहीं हो पाई है, तकनीकी बहस में दिक्कत की सूरत होती है, इसलिए तहरीरी तौर पर मौक़िफ़ के तबादले किए गए। सैयद अब्बास इराक़ची ने बताया कि फरीक के मुकाबिल के कुछ सवालात थे जिनके हमने मकतूब जवाब दिए यानी खतूत के जरिए, और हमने भी अपने सवालात उनके सामने रखे। उन्होंने मजमूई तौर पर कुल्ली तौर पर मुज़ाकरात का माहौल पूरी तरह से संजीदगी था और हमने बड़ी बहसों से थोड़ी दूरी इख्तियार की, लेकिन इसका मतलब इख्तलाफात का खात्मा नहीं है। बड़े मौज़ूआत और तफसीलात दोनों में इख्तलाफात मौजूद हैं। यानी ये ईरान ने साफ कर दिया कि ये जो बातचीत हो रही है इसका मतलब कतई तौर पर यह समझा जाए कि हम बहुत करीब आ गए। और जाहिर है कि अभी कोई ऐसी बात भी नहीं हुई कि वहां से पाबंदी उठा ली गई हो, पाबंदी खत्म करने का ऐलान कर दिया गया हो या कुछ, अभी ऐसा नहीं है। लेकिन ये तीसरे दौर की बातचीत है और बहुत मुफीद बातचीत है। हमारे साथ फिरोज साहब ने कहा था जुड़ने के लिए, और कैप्टन ग्रुप कैप्टन साहब ने भी कहा था, लेकिन दोनों नहीं जुड़े। और अभी तक मुझे लग रहा है यही जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो मसला है इसमें ज्यादा लोगों की दिलचस्पी है, उसमें ज्यादा वो लोग बातचीत कर रहे हैं, टीवी पे जा रहे हैं। फदील साहब भी नहीं जुड़े और मुझे लग रहा है कि फदील साहब पहले सो जाते हैं अब, ऐसा शायद मुझे लगा उनकी बातचीत से। लेकिन फिर भी जो भी होगा देखा जाएगा कि क्या वो जुड़ते हैं नहीं जुड़ते क्या है। लेकिन मैं अब जो है अगर हमारे गेस्ट जुड़ेंगे जिस दिन तो जुड़ेंगे, वरना मैं एक मजमूई तौर पर एक रिसर्च जो है वो 5-5 मिनट की स्टोरीज और वो आपकी खिदमत में मैं पेश करूंगा अलग अलग हवाले से, और उसके बाद आप ही लोगों में से जिनके जो सवालात होंगे या जो इस पर बातचीत करना चाहेगा उस हवाले से हम बातचीत करेंगे। और कोशिश हमारी रहेगी, ऐसा नहीं है ब्रेकिंग जयदीप सिंह मुंदेला साहब हैं जैसे और लोग हैं जो इम्पोर्टेंट खबर हमें अपडेट करते हैं, तो हम उन खबरों को भी देखेंगे, उन खबरों के हवाले से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और उसमें क्या सूरत हाल है क्या नहीं है उस पर भी हम रोशनी डालेंगे। और ऐसा नहीं है कि गेस्ट हमारे बिल्कुल नहीं आएंगे, लेकिन जाहिर है कि कई बार होता है। अब जैसे आज ही फिरोज अहमद बख्श साहब ने कहा था कि हम जुड़ेंगे, खुद से उनका मैसेज आया था, लेकिन वो हमसे अभी तक नहीं जुड़ पाए। तो अब और थोड़ी सी आगे बात करेंगे। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा इस सिलसिले में, डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाकरात के सिलसिले में क्या कहा, इस पर भी हमें बातचीत हम करेंगे और उस पर भी देखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन ये बात जाहिर थी कि दोनों फरीक संजीदा हैं और पूरी संजीदगी के साथ मुज़ाकरात के लिए आए हैं, यानी बातचीत के लिए आए हैं। दोनों बहुत ही संजीदा है इस मौजू को लेकर के, और अगर संजीदगी ना होती तो जाहिर है कि ये तीसरे मरहले की बातचीत है। और मैं सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी डोनाल्ड ट्रंप का बयान है वो मैं बताऊंगा। ये बात बजाते खुद ऐसी फदाई वजूद में लाती है जिसमें मुज़ाकरात में पेशरफ्त की उम्मीद की जा सकती है, यानी आने वाले दिनों में मुज़ाकरात जो है वो फिर होंगे और इससे लग रहा है कि ये सिलसिला जो है उनूज जारी रहेगा और इसका फायदा मिलेगा। तो जाहिर है, देखिए मैं एक चीज आपको बताता चलूं, अभी जब मैं डोनाल्ड ट्रंप पे आऊंगा तब मैं उसका जिक्र करूंगा। सैयद अब्बास इराक़ची ने उस उम्मीद को सख्ती के साथ मोहतातियाना करार दिया और कहा कि ऐसे मसाइल मौजूद हैं कि जिनके बारे में मजमुई फ़ाहम तफ़हीम तक पहुंचना है और फिर तफसील से इन पर गुफ्तगू होनी है।
اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ یعنی ودیش منتری نے بات چیت کے اگلے دور کے بارے میں کہا کہ ممکنہ طور پر مذاکرات کا اگلا دور آئندہ سنیچر کو ہوگا، جس کو میزبان ملک عمان طے کرے گا، اور دونوں فریقوں کو یعنی دونوں پارٹیوں کو اس کی اطلاع دے گا۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کا اگلا دور بھی ان کی اور مسٹر وٹکاف کی سطح پر ہوگا اور ان کے ساتھ ماہرین بھی ہوں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ میں مذاکرات کے انداز اور رفتار سے مطمئن ہوں، مذاکرات کا ماحول بھی بہت اچھا ہے، دونوں فریقوں دونوں پارٹیوں میں سنجیدگی پائی جاتی ہے اور ارادہ بھی پایا جاتا ہے، یعنی اچھا ارادہ پازیٹیو ارادہ ہے پایا جاتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ کیا ہم سمجھوتے تک پہنچ سکیں گے، تو ہمیں یقیناً اس کی امید ہے، لیکن بہت احتیاط کے ساتھ یعنی یہاں پہ میں اب یہ بات کلیئر کر دوں کہ ایران جو ہے وہ بات چیت تو کر رہا ہے، لیکن جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے ساتھی بھی چاہے وہ جے دیپ سنگھ بندیلا ہوں یا ہمارے اور جو ساتھی ہیں وہ ہوں، آپ دیکھیں کہ وہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، امریکہ پہ بہت زیادہ یقین نہیں کیا جا سکتا، امریکہ دھوکہ دیتا ہے، امریکہ جو ہے وہ دھوکہ کرتا ہے، اور یہ بات بالکل صحیح ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بات چیت تو کرنی پڑے گی، کیونکہ ایران پہ آپ دیکھیں کہ 6000 سینکشن لگی ہوئی، اور اس پابندی کی وجہ سے ایران کرائسس میں، پھر ایران کو اپنی فکر نہیں ہے بلکہ ایران کو مڈل ایسٹ کی فکر ہے کہ کیونکہ اگر امریکہ کے ساتھ ایک اچھا ماحول بنتا ہے، بات چیت پازیٹیو ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ جیسا کہ ہم نے کہا کہ اس میں فلسطین کا بھی مسئلہ آئے گا، اور اس میں ہمارا یمن کا اور لبنان کا، یہ سارے جو ہے مسئلے وہاں پہ آئیں گے، اور مڈل ایسٹ میں مسئلہ جو ہے وہ کافی حل ہوگا۔ یہاں پہ دیکھیے ایک بڑی خبر کے طور پہ جے دیپ سنگھ بندیلا صاحب نے دیا ہے، یہاں پہ میں کچھ خبر جو ہے اپڈیٹ کر دوں۔ یہاں بریکنگ، جے دیپ سنگھ بندیلا صاحب یو اے ای سمرتھت یمنی نیشنل ریزسٹنس کے سینکڑوں آفیسر آج انصار اللہ ہوتی میں شامل ہو گئے ہیں۔ واقعی یہ بہت بڑی خبر ہے۔ یہاں پہ بریکنگ، یو اے ای سمرتھت یمنی نیشنل ریزسٹنس کے سینکڑوں آفیسر، اور یہ خبر میں سمجھتا ہوں بہت ہی چمکانے والی ہے، اور یہ خبر امریکہ اور اسرائیل کے لیے بہت ہی دکھ دائی ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اگر اس طرح خبر ہے کہ یو اے ای کو جو سمرتھن کرتے تھے وہ اب یمن ہوتی کا حصہ بن گئے، یہ بہت بڑی کامیابی کے طور پہ اسے دیکھا جائے گا۔ اور ہوتی کی ویسے بھی فوج کافی مضبوط ہے، اور ہوتی نے آپ کو یاد ہوگا بھی کچھ دن پہلے دھمکی دی تھی سعودی عرب کو، دھمکی دی تھی یو اے ای کو، اور کہا تھا کہ ہمارے پاس 80,000 فوجی تعینات ہیں جو اس کے لیے یعنی سعودی اور یو اے ای کے لیے، اور اگر کسی نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا اور کسی نے ہمیں، تو ہم انہیں بخشیں گے نہیں۔ یہ صاف صاف آپ دیکھیے کہ ہوتی نے کہہ دیا تھا، لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے آپ میں ایک بڑی خبر کے طور پہ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یو اے ای کا جو پورا گروپ ہے، یہ جے دیپ سنگھ بندیلا صاحب نے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسکرین پر بھی ہم نے وہ خبر دے دی ہے کہ یو اے ای سمرتھت یمنی نیشنل ریزسٹنس کے سینکڑوں آفیسر آج انصار اللہ ہوتی میں شامل ہو گئے ہیں۔ یہ اپنے آپ میں ایک بڑی خبر کے طور پر یہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ عبدالکلام منصوری صاحب کرے نہیں، کوئی حملہ نہیں ہوا ہے ایران کے بندرگاہ پر، یہ بالکل کلیئر ہو گیا ہے۔ ایران اس پورے معاملے کی جانچ کر رہا ہے، اور کسی بھی حملے کے نہیں، بلکہ وہاں پہ کوئی بڑا حادثہ ہوا ہے، بڑا حادثہ ضرور ہوا ہے، کیونکہ 1200 کے قریب لوگ زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 2 درجن کے قریب لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک اور خبر جو نور صاحب کی طرف سے، اور پھر جے دیپ سنگھ بندیلا صاحب نے جو اور
ہمیں اپڈیٹ کیا وہ بھی ہم آپ کے خدمت میں پیش کریں گے. تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ بہت امپورٹنٹ یہ اب دیکھیے ایک اور جو خبر یہاں پہ آ رہی ہے، اور نور صاحب نے یہ خبر دی ہے کہ ہوتی نے 7 امریکی ڈرون کو مار گرایا. یہ اپنے آپ میں ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ ہوتی نے 7 ڈرون کو، اور اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ کئی ڈرون جو ہے وہ ہوتے ہیں اور بڑے مہنگے امریکی ڈرون ہوتے ہیں. امریکی ڈرون جو ہے وہ ملین میں، اور ابھی خبر آئی تھی کہ ایک ڈرون جو ہے وہ 30 ملین ڈالر کا ہوتا ہے. تو آپ سمجھ لیجئے کہ کتنے ملین، یعنی 200 سے زیادہ ملین ڈالر کے وہ اب تک جو ہے وہ مار گرائے ہیں، ایسا کہا جا رہا ہے. یہ ظاہر ہے کہ ایران کے لیے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ساری جو بات چیت ہے آپ دیکھیے وہ یہی ہے. اب میں ڈونالڈ ٹرمپ کی طرف بڑھوں گا. کچھ اور بریکنگ خبر ہے، لیکن میں سب سے پہلے یہاں بتا دوں کہ جو خبر کے طور پہ نور صاحب نے لکھا تھا کہ امریکہ نے چین پر الزام لگایا ہے کہ 1200 میٹر کی اونچائی پر اڑنے والے ڈرون کو مار گرانے میں چین نے مدد کی ہے. جواب میں چین نے بھی امریکہ کو یہاں پہ جواب دی ہے کہ تمہاری لڑائی جس سے ہے اس سے سمجھو، ہم سے مت الجھو. یہ چین نے صاف کر دیا ہے کہ اس میں ہمیں بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے، جس سے آپ کے لڑائی ہے اس سے چلیے. اب میں تھوڑی سی بات کروں گا اور اس کے بعد پھر جو بڑی خبر ہے اس کی طرف آؤں گا کہ ڈونالڈ ٹرمپ نے اس مذاکرے کے سلسلے میں کیا کہا ہے، وہ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. تو یہ آپ کو بتا دوں کہ ڈونالڈ ٹرمپ نے ایران اور امریکہ کے ماہرین کی سطح کے اجلاس سے قبل صحافیوں سے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایران کے ساتھ سمجھوتے کا سلسلہ اچھی طرح آگے بڑھ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ایران کے معاملے میں اچھی پیش رفت حاصل ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ بہت ہی اچھے فیصلے کیے جا سکتے ہیں اور ملاقاتیں سنجیدہ رہی ہیں. انہوں نے حسب معمول اسی کے ساتھ ساتھ دھوس دھمکیاں بھی جاری رکھتے ہوئے کہا کہ صرف 2 آپشن ہیں اور دوسرا آپشن بالکل اچھا آپشن نہیں ہے. امریکی صدر کا یہ رویہ ایسی حالت میں سامنے آ رہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران اعلان کر چکا ہے کہ وہ صرف مذاکرات کو موقع فراہم کر رہا ہے اور ابھی اس مرحلے میں کسی بھی نتیجے کی امید نہیں کی جا سکتی. رہبر انقلاب اسلامی فرما چکے ہیں کہ نہ ان مذاکرات کی جانب سے حد سے زیادہ حسن نظر رکھتے ہیں، نہ ہی شدید بدگمانی کا شکار ہمیں. وزیر خارجہ نے بھی گزشتہ ہفتے خبردار کیا تھا کہ ایران اسرائیلی حکومت کو تو خاطر میں ہی نہیں لاتا اور کسی بھی غلط اندازے یا اقدام کی صورت میں ملک کی دفاعی قوت امریکہ کو سبق سکھانے کے لیے کافی ہے. یعنی ہم کمزور نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبر آئی ہے کہ خود ڈونالڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اس بات کے خواہش مند ہیں کہ ہم جو آیت اللہ سید علی خامنائی کے ساتھ ملیں، ان سے ملاقات کریں اور ان کے ساتھ مل بیٹھیں، ایسا وہ کہہ رہے ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھیں حوثیوں نے اپنے ریڈیائی پیغام میں کہا ہے کہ ہم انہیں زندہ ہیں. ایسا سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ پیغام ٹرمپ کے لیے ہے. یہ آپ دیکھیں حوثیز have released a video message saying we are still alive. تو یہ ایک طریقے کا چیلنج بھی یہ کیا گیا ہے اگر دیکھا جائے. یہاں پہ اور کچھ دیکھیے، یہاں پہ 10 منٹ یہاں چاہیے، 10 منٹ کے لیے آ جانا چاہیے فضیل صاحب کو. یہ ان کو کہنا ہے ٹھیک ہے دیکھتے ہیں، لیکن اب وہ کیا، ہر آدمی کی اپنی مصروفیت ہے جیسا کہ ہم نے کہا، اور فضیل صاحب ہم سے جڑتے ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہے. پچھلے کافی دنوں سے جڑ رہے ہیں، لیکن اب ان کو لگتا ہوگا کہ کیا بات کی جائے، کیا بولا جائے.
अपडेट भी इसमें होने के लिए बहुत जरूरी होता है, तो हो सकता है कि ऐसा कुछ हो। अब यहाँ पे जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने कुछ और कहा है कि मिसाइलों में यूज किए जाने वाले लिक्विड जो कि चीन से आते हैं उन्हीं में विस्फोट किया गया है, ये ऐसा कहा जा रहा है। तो अभी इस पूरे मामले की जांच चल रही है कि ये कैसे हुआ, क्या कोई ऐसा तो नहीं है कि जो ईरान के खिलाफ साजिश में शामिल हुआ हो और उसने इस हरकत को अंजाम दी हो। तो अभी कुछ भी लेकिन ईरान की तरफ से बयान जारी नहीं किया गया, कोई भी ऐसी बात सामने नहीं आई है। यमन के साथ बहुत बड़ी गद्दारी करने वाला है यूएई, इन शैतानों को कोई यकीन नहीं है। अरब हुकूमत शैतान है, इजराइल अमेरिका के लिए काम करती है। देखिए ये जो आप कह रहे हैं अली अख्तर साहब, ये अपने आप में एक दुरुस्त बात आपकी हो सकती है, लेकिन सवाल ये है कि वो लोग भी चीजों को समझते हैं, वो लोग भी हर चीज को आंकते हैं और क्या करना है क्या नहीं करना है वो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। वो जाहिर है कि जो उनका फैसला होगा और वो मकामी सतह पर जो उनको बेहतर लग रहा हो। यहाँ पे जयदीप सिंह बुंदेला साहब, एक घटना में हमास ने मरकावा 4 को यासीन 115 सेल से उड़ा दिया। ये एक बड़ी खबर जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने एक बार फिर दे दी है कि किस तरह से आप देखिए कि मुस्तकिल जो है वो लड़ रहा है हमास। ये यहाँ पे इस खबर से यही अंदाजा लगाया जा रहा है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फुटेज शोज पार्ट ऑफ यहाँ पे फायर फाइटिंग ऑपरेशन एट शहीद रजई पोर्ट। तो ये यहाँ पे दिखाया जा रहा है, मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से उस पे काबू पाया जा रहा है और फायर फाइटर जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं हेलीकॉप्टर से। और जैसा कि हमें पता चला है कि 20% वहां पे बस बाकी 80% वहां पे आग पे काबू पा लिया गया है, आग को बुझा दिया गया है। लेकिन ये एक बड़ा हादसा है, इसके पीछे कौन है, क्या है, किसने ये किया, ये बाद में ये बात सामने आएगी। जो रूस के प्रेसिडेंट हैं और दीगर ने भी इस इमरजेंसी प्लान्स टू ईरान आफ्टर ब्लास्ट एट पार्ट ऑफ बंदर अब्बास, तो उन्होंने भी ताजियत पेश की है, अफसोस जाहिर किया है इस पूरे मामले में। अब यहाँ पे 1 घंटा पहले खबर आई है, ईरान यूएस टॉक्स ट्रम्प सैंक्शन एंड द मिराज ऑफ ए ड्यूरेबल न्यूक्लियर डील। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे उन्होंने एक बातचीत में नई चीज सामने आ रही है कि ईरान यूएस टॉक्स जो है वो ट्रम्प सैंक्शंस, और ये यानी ट्रम्प क्या चाहते हैं, जो सैंक्शन है वो क्या है, और ये जो ड्यूरेबल न्यूक्लियर डील है उस पे क्या बातचीत, यही वो पॉइंट्स हैं जिन पर बातचीत होगी। यहाँ पे प्रोटेस्ट का सिलसिला पूरी दुनिया में जारी, आप जारी रहे। मैं प्रेस टीवी के हवाले से कुछ अपडेट्स देना चाह रहा हूँ कि क्या है, लेकिन जाहिर है कि वही तमाम खबरें फिलहाल हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 40 जो है राइजेस टू 40 लोगों के मरने की अब खबर आ गई है। जाहिर है कि डेथ टोल फ्रॉम ब्लास्ट इन शहीद राजा पोर्ट राइजेस टू 40 तो यानी 40 लोगों के मरने की यहाँ पे खबर है। जाहिर है कि अपने आप में ये बहुत ज्यादा, और ये फिर एक और खबर आई है किस तरह से रेजिडेंशियल एरिया में अभी भी इजराइल के हमले जारी हैं, अभी भी मुस्तकिल हमले किए जा रहे हैं। तो ये आप देखिए कि एक टोटलिटी में अगर खबर देखा जाए तो ये बहुत ही मतलब अफसोसनाक है कि गाजा के लोग मुस्तकिल मारे जा रहे हैं। और वो जैसा कि मैंने बताया कि
2000 से ज्यादा ये जो नया सिलसिला शुरू हुआ, इसमें अब तक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। जयदीप सिंह मुंदेला साहब ने हिब्रू मीडिया के हवाले से कहा है कि हमारी सेना एक ऐसे संगठन से लड़ रही है जिसे सीमित कमांडो युद्ध का अनुभव है, और हमारी सेना अपने सैनिकों के खून से कीमत चुका रही है। हताहतों की संख्या में वृद्धि हो रही है, जबकि हमास सख्त हो रहा है। और ये अपने आप में एक बड़ी खबर के तौर पर यहाँ पे जयदीप सिंह मुंदेला साहब ने बताया है कि किस तरह से जो हिब्रू मीडिया है वो क्या कह रहा है, और खासतौर से इजराइल के हवाले से किस तरह से सोच रहा है कि हमास जो है वो कमजोर नहीं हुआ है, बल्कि हमास जो है वो बढ़ रहा है। और मैं अमरीश मिश्रा को सुन रहा था जो ये बता रहे थे कि किस तरह से हमास नुकसान पहुंचा रहा है इजराइल को। उसकी खबर सामने नहीं आ पा रही है, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान जो है वो इजराइल को पहुंचा रहा है, और इजराइल खुद ही मर रहा है। इजराइल अब लड़ने के काबिल नहीं है। और जब इस वक्त हम देख रहे हैं कि किस तरह से ईरान और अमेरिका बातचीत कर रहे हैं, तो ऐसे में अब उस शिद्दत से कम इजराइल के अमेरिका मदद फिलहाल नहीं करेगा जैसे पहले कर रहा था। तो यहाँ पे जयदीप सिंह मुंदेला साहब, इजराइल 10,000 सैनिकों की कमी अनुभव कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए कि इजराइल में सैनिकों की सेना में सैनिकों की कमी कारण इजराइल को धारा 77 लागू करना पड़ी है। तो ये आप देखिए कि बहुत ही खतरनाक, और खास तौर से आप देखिए कि जो इजराइल के अंदर के हालात हैं वो कतई तौर पर अच्छे नहीं है। अंदर हालात बड़े खराब हैं, बहुत ही अफसोसनाक हैं। तो ये तमाम खबरें सामने हमारे इस वक्त मौजूद है। और पोर्ट पर जैसा कि हमने कहा कि मैं फिर हिंदी में जो खबर है कि दक्षिणी ईरान के बंदर बास में शहीद रजाई बंदरगाह में हुए भयंकर विस्फोट से पूरा इलाका हिल गया। विस्फोट इतना भयंकर था कि आसमान में परमाणु बम विस्फोट की तरह मशरूम के बड़े बादल बन गए। इस विस्फोट में अब तक 14 नहीं बल्कि 44 लोगों के मारे जाने की खबर है, और 1200 से करीब लोग जख्मी हो गए। इब्तदाई यानी प्रारंभिक विस्फोट के कुछ घंटों बाद हेलीकॉप्टर आग पर काबू पाने के लिए पानी की बौछार करते नजर आए, जैसा कि हमने बताया। तो ये वहां पे हालांकि ईरान में किसी ने भी ये नहीं कहा है कि विस्फोट किसी हमले के परिणाम स्वरूप हुआ है, जैसे कि हमने पहले ही बताया। तो बहरहाल ये पूरी तफसील थी, और यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारा अपडेट जो है वो जयदीप सिंह मुंदेला साहब ने दिया, राजा सिंह राजपूत साहब और भी कई लोग हैं। तो बहरहाल मैं अब यहीं पे गुफ्तगू रोकूंगा, मैं बहुत बड़ा लंबा इसको नहीं करूंगा, और क्योंकि अगर एक्सपर्ट होते तो मैं और इसको थोड़ा से आगे ले जाने की कोशिश करता। कल मैंने 55 मिनट तक ये किया था, लेकिन मुझे लग रहा है कि चूंकि और फिर मैं कुछ डाटा अब यहाँ पे देखिए इजरायली ये ऑक्यूपेशन कैरियज आउट यहाँ पे बताया जा रहा है, एरियल एग्रेशन यहाँ पे। तो ये वही खबरें आ रही है जिस तरीके से हमले जारी हैं, ये बहुत ही अफसोसनाक है, बहुत ही खतरनाक है। और यहाँ पे देखिए कि वही जो ब्लास्ट हुआ ईरान में उसी की खबर है। तो मैं यहीं पे आप सबसे इजाजत लूंगा। तमाम जो हमारे साथ साथी जुड़े हुए हैं, जयदीप सिंह मुंदेला साहब ने एक और, जहां पोप फ्रांसिस के फुनरल में फिलिस्तीनी झंडे लहराए गए, वहीं दूसरी ओर इजराइल का कोई ऑफिशियल डेलीगेशन नहीं पहुंचा। जाहिर है कि फ्रांस में कैसे वो जाएंगे, और हमेशा जो है पोप जो है उन्होंने मुखालफत की है, इस जंग को रोकने की बात कही है। यहाँ इजराइल की वार कैबिनेट मीटिंग में नेतन्याहू और सेना में गाजा को लेकर आपस में ये कई बार ऐसा हुआ कि फौज और ये सेना के लोग यानी नेतन्याहू कैबिनेट, इनमें आपस में भी बात हुई है, और वहां पे बगावत हो रही है। 1 लाख से ज्यादा वहां के फौज के लोगों ने अब तक छोड़ दिया है। तो ये वहां की सूरत हाल है। बहरहाल
बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का। कल फिर हम जुड़ेंगे और कोशिश होगी कि कोई एक्सपर्ट जुड़े। अब कहने के बाद भी लोग नहीं आ पाते हैं, तो अब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। बहरहाल जब तक मैं लाइव चला सकता हूँ, आप लोगों से बातचीत कर सकता हूँ, कुछ और मैं इनपुट लेकर के हाजिर होऊंगा। चूंकि मैं और भी खबरें करता रहता हूँ। लोकल खबर जो है, आज समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं तो रामजी लाल, तो उन पर जिस तरह से रामजी लाल सुमन के ऊपर हमला किया करनी सेना ने, तो उस पर भी हम अपडेट दे रहे थे। फिर हिंदुस्तान में भी कई मकामात पर हमले जो है वो हो रहे हैं। फिरका परस्त ताकतें जो है अपना पैर फैला रही, तो हिंदुस्तान में भी हालात अच्छे नहीं हैं। आप देखिए कि यहाँ शामली में एक हादसा पेश आया, इसके अलावा हरियाणा में भी पेश आया, पंजाब में वाकया जो है पेश आया। तो कई जगह ऐसे हैं, हालांकि बहुत जगहों पे अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो हिंदुस्तान की खबरें और MMC न्यूज इंडिया पे आप लोग जा करके जो हमारी खास और रिसर्च जो हमारी रिपोर्ट है उसे जरूर आप देख सकते हैं, उसे और फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। बाकी मैं अगर किसी एक्सपर्ट को जोड़ पाऊंगा तो मैं जरूर आपको एक्सपर्ट को आपकी खिदमत में पेश करूंगा और उनसे बातचीत करूंगा। तो यहीं पे हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मुलाकात होगी। शब खैर, गुड नाइट।